आपका शरीर प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय होने के साथ साथ एक मंदिर भी है। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो आप उन तत्वों को देखेंगे जो गायब हैं, क्योंकि आपको उनकी आवश्यकता है। लेकिन चूंकि आपके पशु पूर्वजों ने यही किया था, अब उनका मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। हालांकि ये इतने महंगे नहीं हैं कि ये अवशेष हमारे लंबे अतीत से गायब हो जाए। केवल काम आते हैं प्राकृतिक चयन आधारित विकास के संदर्भ में समझ। अपनी बांह को सतह पर सपाट रखें, अपने हाथ को टिप दें और अपने अंगूठे को अपनी पिंकी पर दबाएं, कुछ हद तक ऊपर की ओर। यदि के मध्य में एक उभरी हुई पट्टी दिखाई देती है, कलाई, आपके अग्रबाहु में एक वेस्टीज मांसपेशी होती है। जो कंडरा दिखाई दे रहा है वह पामारिस लॉन्ग्स से जुड़ा हुआ है, एक मांसपेशी जो लगभग 10-15% आबादी में एक या दोनों भुजाओं में अनुपस्थित है। लेकिन यह उन्हें ज़रा भी कमज़ोर नहीं करता। पकड़ की ताकत वही है। यह वास्तव में उन पहले टेंडनों में से एक है जिसे डॉक्टर इसका उपयोग करने के लिए काटेंगे, कॉस्मेटिक और पुनर्निर्माण सर्जरी में। पामारिस लॉन्गस सभी स्तनधारियों में मौजूद होता है। हालांकि यह उन प्रजातियों में सबसे उन्नत है जो अपने अग्रपादों के साथ चलती हैं। इससे पता चलता है कि प्राइमेट्स में चिंपैंजी की मांसपेशियां लीमर और बंदरों की तुलना में छोटी होती हैं। गोरिल्ला और अन्य वानर जिनके पास पेड़ पर चढ़ने का सीमित अनुभव है। यह एकमात्र मांसपेशी नहीं है जो हमारे पास अभी भी है। हमारी बाहरी श्रवण नहर से जुड़ी तीनों संरचनाओं की जांच करें। इनसे ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिल पाता है। मांसपेशियां विशेष रूप से स्तनधारियों के कई रिश्तेदारों की तुलना में जो उन्हें खोजने के लिए उपयोग करते हैं, ध्वनियों की उत्पत्ति। जाहिर है ये वाकई फ़ायदेमंद होता। प्रारंभ में रात्रिचर स्तनधारियों के लिए लोगों में निशान अभी भी देखे जा सकते हैं। इस अनुकूलन के लिए इलेक्ट्रोड का उपयोग करना। शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में वृद्धि देखी। अचानक ध्वनि की प्रतिक्रिया में कान की मांसपेशियों की कोशिका गतिविधि को स्थानांतरित करने के लिए अपर्याप्त सुनने योग्य लेकिन समझने योग्य। इसके अतिरिक्त आप संभवतः यह निर्धारित कर सकते हैं कि कहाँ आंकड़ों के मुताबिक ध्वनि शोध करने वाले व्यक्तियों के बाएं ओर के स्पीकर से उत्पन्न हुई। इस प्रकार यह उनके बाएं कान द्वारा ध्वनि की ओर मोड़ने का अनजाने में किया गया प्रयास है, लेकिन यह असफल रहा। जब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो यह स्पष्ट है कि हमारे शेष शारीरिक अंग एक और व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। हमारे शरीर के बालों से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियां ठंड में सिकुड़ जाती हैं, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं सीधा, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास की त्वचा पर एक गांठ बन जाती है। उभरे हुए बाल हमारे रोएंदार स्तनपायी रिश्तेदारों में इंसुलेशन के लिए अधिक क्षेत्र बनाते हैं, उन्हें गर्म रखने में सहायता करना। यह बात पक्षियों पर भी लागू होती है। मुझे यकीन है आपने देखा होगा ठंड के दिन में फूंफकारता हुआ एक कबूतर। इसमें शामिल हार्मोनों में से एक एड्रेनालाइन है। लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया और ठंडे तापमान पर शरीर की प्रतिक्रिया में। नतीजतन इससे कुछ जीव बड़े दिखने लगते हैं, उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। यह अप्रत्याशित और तीव्र का कारण भी हो सकता है। कुछ लोग जब संगीत सुनते हैं तो कांप उठते हैं। और अंत में हमारी पूंछ के निष्कर्ष से हमारी रीढ़ जुड़ी हुई कशेरुकाओं से बनी है। कुछ लोगों के पास 3 हैं, जबकि अन्य के पास 5 हैं। इसे टेलबोन के नाम से जाना जाता है। इन दिनों यह कुछ श्रोणी के लिए एक लंगर के रूप में कार्य करता है। न केवल मांसपेशियां, बल्कि हमारे पूर्वजों की पूंछ के अवशेष भी। एक समय पर हम सभी वास्तव में पूंछ वाले जानवरों की तरह थे। जब मूलभूत निकाय योजना स्थापित हो जाती है, जब गर्भवती मनुष्य लगभग 4 सप्ताह के गर्भ में होते हैं, तो वे अन्य कशेरुकी भ्रूणों के समान होते हैं। इसके अलावा 10 से 12 बढ़ती कशेरुकाओं वाली एक पूंछ भी शामिल है। ये कई अन्य जानवरों में एक उचित पूंछ के रूप में विकसित होता रहता है। हालांकि मनुष्यों के अलावा अन्य वानरों में कोशिकाएं पूंछ उनके प्रकट होने के कुछ सप्ताह बाद समाप्त हो जाती है। हालांकि शायद ही कभी कोई उत्परिवर्तन पैतृक खाका को प्रभावी बनाता है और मनुष्य को ऐसा करने में सक्षम बनाता है। जन्म के समय बच्चे की पूंछ वास्तव में अवशेषी होगी।